ज़िया मुस्कान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में आने के लिए। और हमारा मकसद ये था कि भाई आप हमारे शहर के ऐसे नौजवानों को भी लोगों से रोशनास करवाएं जो किसी ना किसी तरीके से कौम की खिदमत कर रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, चाहे वो गायबाना तौर पर कहो या एलानिया तौर पर। तो ज़िया भाई, सबसे पहले तो आप मुझे बताओ कि आपके बचपन के हालात के बारे में, कैसा बचपन था, कैसा बचपन गुजरा, कहाँ तक तालीम हासिल की? बचपन तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ही गुजरा है। मेरे वालिद मोहतरम मैं समझता हूँ कि बहुत ही बेहतरीन हम लोगों की ज़िंदगी। जब मैं छोटा था स्कूल में हम लोग को एडमिशन कराया, इंग्लिश मीडियम, इस्लामिया इंग्लिश मीडियम स्कूल में एडमिशन कराया। अच्छा। वहाँ पढ़ता था मैं। ओके। और वो ज़माना ऐसा था जब किसी बच्चे को 1 पैसा 2 पैसा 5 पैसा मिलता था, उस वक्त तो मेरे वालिद 1 रुपया देते थे, बहुत होता था। और बस आती थी, सारे बच्चे महल्ले के पैदल बस्ता लेके जाते थे ऐसे हाथ में। मैं सूट बूट में रहता था, टाई लगा कर, बिल्ला लगा रहता था। बस आती थी घर के बाहर, बस में बैठ के जाता था स्कूल और फिर वापस आता था। लाइफ स्टाइल बचपन बहुत अच्छा था। और वालिद मोहतरम की वजह से। तो क्या करते थे वालिद साहब? वो आरटीओ का पेपर वगैरह का आरटीओ एजेंट है। ओके ओके। वो सब काम करते थे। वो मेरे नाना ने ही उनको हुनर दिए, सिखाए। अच्छा। और वालदा? वालदा तो वही हाउस वाइफ थी। अच्छा। हाँ, मगर कितने भाई बहन थे? मैं सबसे बड़ा हूँ भाई बहनों में। मैं हूँ, मुझसे छोटा एक अब्दुर्रहमान है, अब्दुर्रहमान से छोटा एक अतीक था, उसका इंतकाल हो गया। और 2 बहनें हैं, साथ का मुबस्सिरा, वो अपने अपने घर पे रहती है, शादी हो गई। तो तालीम कहाँ तक हासिल की? बचपन में मुझको जब इस्लामिया इंग्लिश मीडियम में डाला गया तो जूनियर केजी, सीनियर केजी से लेके 2री, 3री, 4थी तक के मैं इस्लामिया इंग्लिश मीडियम से पढ़ा। अच्छा। मगर मेरी वालदा को ना झटका आने लगा। अच्छा। एक बहन की ज़चकी के मामले में जब उसको झटका आया ना, तो वहाँ से थोड़ा सी हालात हम लोगों के ना डगमगा गए। अच्छा। मेरे वालिद के। और मेरी वालदा 3 महीना औरंगाबाद घाटी के दवाखाने में एडमिट थी। अच्छा। तो इस तरीके से फिर वो इस्लामिया इंग्लिश मीडियम से मुझको निकाल दिया गया और मुझको उर्दू आती भी नहीं थी। फिर वापस स्कूल नंबर 1 में, प्राइमरी स्कूल में मुझको डाला गया। अच्छा। और वहाँ से मैं 7वीं पास करके निकला। फिर जेटी नाइट स्कूल में मैं 8वीं और 9वीं किया। अच्छा। 9वीं तक की तालीम हासिल की आपने। तो ये वालदा का ये हादसा जो हुआ था, एक कब अचानक हुआ था या पहले ही से था ये मसला? नहीं, ये एक्चुअल क्या हो गया, मेरी वालदा को 1988 में मेरी एक बहन है मुबस्सिरा नाम की, उसके डिलीवरी के वक्त जो है ना झटका आया। और जब उसको झटका आया तो उसके बाद से वो उसकी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम तक के वो झटका आता रहा। अच्छा। साल 2019 1 फरवरी को वो नहीं रही इस दुनिया में। कितने साल चला ये सिलसिला वालदा का? 1988 से 2019 तक। अच्छा, 1980 से 2019 तक। बहुत लंबा पीरियड था। बहुत लंबा पीरियड चला। मेरे वालिद चाहते थे कि मैं पढ़ लूँ, एक इंसान बन जाऊँ, डॉक्टर, टीचर कुछ बन जाऊँ, तरक्की कर लूँगा। और हालांकि मैं अपनी क्लास का बहुत होनहार बच्चा भी था, ज़हीन था, 1ली से लेकर 7वीं तक के 1 नंबर से पास हुआ। मगर बस हालात ऐसे हुए, वालदा दवाखाने में रहती थी, हम लोग को एक आज़ादी मिल जाती थी। वालिद बेचारे जरिया रोज़गार के लिए परेशान, फिर वालदा के लिए हॉस्पिटल में परेशान। मेरे वालिद बहुत मेहनत की है, बेशक। रातों को जागते थे, दिन में काम करते थे। उन लोगों की जो तकलीफ है, कहानी है, यानी बहुत बहुत तकलीफ उड़ाया उन लोगों ने, मेरी वालदा ने और वालिद ने। बेशक। अब वालदा का ऐसा मसला और फिर उसमें उनका ध्यान देने वाला कोई नहीं, जिम्मेदार कोई नहीं। घर में बड़े होने के नाते तुमको ये सारी जिम्मेदारी उठानी पड़ती थी। शायद ये वजह भी रही होगी स्कूल ना जाने की। बिल्कुल नहीं, वो वजह भी, और थोड़ा सी शरारती भी था मैं बचपन से। अच्छा। जो हकीकत है वो हकीकत है। बिल्कुल बिल्कुल। शरारती था, माँ बाप को बहुत सताता था, परेशान करता था। मगर कल तक के माँ बाप को मैं परेशान किया, उस चीज़ का एहसास नहीं था। आज हो रहा है। अब एहसास होता है कि वो वालिदैन जो है तो हमारी ज़िंदगी के सबसे बड़े योद्धा, सबसे बड़े मसीहा और हमारी ज़िंदगी के सबसे बड़े मुहाफिज है। अगर मैं उनकी बात सुन लिया होता तो मैं आज मालेगांव शहर में जिस तरीके से आला तालीम याफ्ता डॉक्टर है, टीचर है, कोई IPS ऑफिसर है, जैसे डॉक्टर खालिद कैसर साहब वगैरह है, तो मैं भी ऐसी कोई ना कोई रेंज में होता। बेशक। मगर ये मेरी अपनी खुद की गलती थी कि मैं अपने वालिदैन। लेकिन खैर उसके बावजूद भी ये जो इतने अच्छे काम कर रहे हो ज़िया, ये बहुत बड़ी बात है। शर्त ये है कि तुम किसी भी पोस्ट पे रहो, शर्त ये है कि इंसानियत को तुमसे क्या फ़ायदा पहुंच रहा है। अहम चीज़ ये होती है। मामला चलता है लाशों को निकालने का, उठाने का, ऐसी जगहों से लाशों को निकालने का, उठाने का जहाँ कोई जाने की हिम्मत नहीं करता।
तो ये जज्बा कहाँ से पैदा हुआ? भाई बहनों में, पोती पोता में सबसे बड़ा था मैं। ननियाल में नाती नवासे में भी सबसे बड़ा था। तो मेरी वालदा को जब झटका आया, उसके बाद से वो झटके का सिलसिला शुरू हुआ। तो कई टाइम ऐसा हुआ, मैं 8-9 साल का था, छोटा था, इतनी वो ताकत नहीं थी। जब मेरी माँ को झटका आता था दिमाग का, इस कदर शदीद झटका होता था कि मैं उसको ऐसे देखता था। मेरे छोटे छोटे भाई बहन थे, तो रह नहीं जाता था। वो एक चद्दर लेता था, मैं ऐसे चद्दर, और मेरी माँ को सीधी करवट करता था और उसकी कमर के नीचे फिर जो है तो वो चद्दर डालता था, फिर उसको उल्टी करवट लेता था, फिर उस तरफ से चद्दर निकालता था। और निकालने के बाद मैं सड़कों पर भाग कर आता था, बाजू में पास पड़ोस के लोगों को, ये जो भी शख्स हो, कोई राह चलता इंसान दिखता था, उसको ओ चाचा, ओ भैया, मेरी अम्मा को चद्दर में डालना है, उसको लेके चलना है। उसको रिक्शे में डालता था, उन लोगों के साथ में मिल के। मेरा भाई छोटा अब्दुलरहमान, वो भी, हम लोग सभी जैसे बहन लोग मिल के, छोटे छोटे थे, वालिद आरटी ऑफिस में रहते थे। यानी कभी कभी ऐसा हुआ है। तो बस वो रिक्शा में डाल के उसको लेके नूर हॉस्पिटल आते थे, डॉक्टर सईद फैजी साहब के पास। फिर वो मेरी वालदा को कंट्रोल करने में, मतलब वो मेहनत करते थे। और मैं मेरे भाइयों के साथ ऐतल कुर्सी पढ़ता था, एक सरी का पढ़ पढ़ के फूकता था। जमजम था, जमजम उसको पिलाते थे मेरी माँ को। तो बस यहीं से एक जज्बा हुआ कि ये तो मेरी वालदा है। ऐसे कितने इंसान शहर में परेशान हो। बेशक बेशक। छोटा था, शऊर नहीं था, इतनी ताकत नहीं थी, और हौसले बहुत थे कि यार करना है। फिर उसके बाद यही हौसला मेरा मुसलसल, मतलब जो है तो मैं बड़ा होने के उसमें था कि बड़ा हो जाऊं तो उसके बाद करूं। 1996 में मैं मेरे मामा लोग के साथ गया था बॉम्बे घूमने, और जे हॉस्पिटल के पास एक पूजा नाम की औरत थी। अच्छा। वो बहुत रो रही थी। वो रोती हुई मिली, तो बस वो मेरी माँ का मंजर मेरे चेहरों के सामने आ गया। हाँ, अच्छा अच्छा। तो मैं उससे पूछा, दीदी क्या हो गया? वो बोलने लगी, मेरे सवर है, उनको ना खून लग रहे, ब्लड लग रहे। तो मैं बोला, यार मेरा ले लो। बेसाख्ता, मुझे तो गुमान में भी नहीं था कि यार आगे क्या होने वाला है। और उसके साथ मैं गया वहाँ पर, वो अंदर ले गई लैब में, और ब्लड चेक किए। जब मेरा ओ पॉजिटिव निकला और उसके सवर का भी ओ पॉजिटिव था। अच्छा अच्छा, मैच हो गया, मतलब मैच हो गया माशाल्लाह। तो वो जो उसके जज्बात थे, वो मेरे पैर पकड़ने लगी, मेरा हाथ पकड़ के चूमने लगी, पैसे उसे देने लगी। मैं बोला, नहीं 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 दीदी, पैसे की बात नहीं है, किसी की जान बच जाए। बेशक बेशक। तो बस वो जज्बा, बचपन में जो माँ का हाल था, वो बातें याद आती थी, और बस वहीं से बस ये मतलब कहीं ना शुरू कहीं हुआ। एक जज्बा वहीं से पैदा हुआ कि यार वहीं से पैदा ऐसी दुनिया में कितने लोग होंगे जिनको कितने इस लोग तरह की होंगे। मदद की जरूरत होती है। पहली बार 1996 में वो खून दिया, ब्लड दिया, जब मुझको मालूम पड़ा कि मेरा ओ पॉजिटिव ब्लड है। मगर ये सारी बातें घर से परे थी, वालिदैन को पता नहीं था, भाई बहन को पता नहीं था। अच्छा। कुछ नहीं मालूम था उन लोगों को। तो जिया भाई, जो सबसे पहला केस जो था, जैसे लाश उठाने वाला, तो वो कहाँ से शुरू हुआ? वो पहला केस कौन सा था? 26 अक्टूबर 2001। तारीख इसलिए नहीं भूल पाया कि उस दिन जामा मस्जिद में जुम्मा की नमाज के बाद, जब पाम्फलेट के ऊपर से एक दंगा हुआ था, हाँ, फसाद हुआ था, दोपहर में 2:30 बजे। उसी दिन सुबह में बड़ी बाजार में, गुड़ बाजार में, एक बुजुर्गों की लावारिस लाश थी, डिकम्पोज, बहुत ज़्यादा ख़राब खस्ता हाल में थी। यानी वो फसादात से पहले, मतलब सुबह में 11 साढ़े 11 बजे। नहीं, मगर वो लाश पहले से पड़ी हुई थी। लाश पहले से पड़ी हुई थी। अच्छा। यानी उसका इससे कोई संबंध था ही नहीं। 4 रोज पहले की थी, और वो लावारिस बुजुर्ग थे, कोई लावारिस थे, उनकी कोई आज तक यानी तलाशी नहीं हो सकी। अच्छा। यानी पुलिस ने रिजिबल मार्क वगैरह भी देखा था सब वहाँ पर। पुलिस पंचनामा हुआ था। उस वक्त एक निकम पुलिस वाला था सरदार चौक में, मैं वहीं बैठा था, तो मेरे पास आता था, हम लोग चाय पीते थे। उसने भी बोले एक लाश है, चल उठाएगा क्या? तो मतलब कोई बात नहीं, मुझको ऐसा लगा कि कोई ऐसे नॉर्मल कुछ होगा। मगर जब मैं गया तो बहुत सड़ी थी। मगर फिर मैं बोला ना कि वही वालदा की बातें, वो याद ये आया। सब बातें थी। तो मैं फ़ौरन वो लाश को वैसे ही उठाया जैसे मेरी माँ को चद्दर में ऐसे झटका आता था, उठाता था, तो बस वैसे ही मैंने उसको चद्दर को ऐसे डाला, और लाश को सीधी करवट से उसको पहले पलटाया, चद्दर डाला, फिर उसको उल्टी करवट लेके चद्दर उस तरफ निकाला। फिर 2 लोग आए, फिर उसको पकड़ के एम्बुलेंस में लेके हम लोग उस वक्त NN वाडिया हॉस्पिटल, अपने मालेगांव महानगर पालिका के पीछे PM हुआ करता था,
शरीफ भैया जो कि उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह उनकी मगफिरत करे, वो और मैं बहुत सी लावारिस लाशों का पीएम करके, यानी मतलब उनका अंतिम संस्कार अंतिम करवाया संस्कार अगर हिंदू भाई थे तो वो उधर लेके जाते थे, मुस्लिम थे तो कब्रस्तान लेकर आते थे। अच्छा, इस तरीके से मतलब ये काम चालू, ये सिलसिला वहाँ से ये शुरू हुआ। सिलसिला हुआ। तभी तक के ऐसी कितनी लाशें जो तुमने उठाया जिया भाई? देखिए उस वक्त तो एंड्रॉयड मोबाइल नहीं हुआ करता था, एक छोटा मोबाइल टाटा का रिलायंस का हुआ करता था, और उस वक्त तो लावारिस लाशों की शनाख्त के लिए महबूब फोटो स्टूडियो से निसार भाई को हम लोग बुलाते थे, वो आते थे, वो चेहरे का फ़ोटो लेते थे, फिर वो फ़ोटो पे उसकी प्रिंट निकाल के पेपर होगा, सामनामा अखबार रोजनामा उस टाइम में जो भी अखबारात थे उसमें देते थे। तो उस वक्त तो यानी मतलब सोशल मीडिया ही नहीं था ना, तो ऐसी बहुत सी लाशें उड़ाए, यानी मेरे भी गुमान में नहीं है। मैं जहाँ तक एक अंदाज, अगर मैं अंदाजन बोलूँ तो कम से कम 2000 से ज़्यादा लाशें हो चुकी होंगी लावारिस, मगर एंड्रॉयड मोबाइल नहीं था उस वक्त। हाँ, वो टाइम रिकॉर्ड कुछ हो नहीं पाया, रिकॉर्ड नहीं था, कुछ नाम भी ऐसे, मेरा नाम भी जब जिया मुस्कान नहीं था, जिया चप्पल वाले हम। तो ये मुस्कान नाम फिर पड़ा कैसे? चप्पल की दुकान साल 2001 में ही चालू किया था मैं फसाद के बाद। हाँ हाँ, तो मुस्कान फुटवेयर था, ओके कोई नंबर मांगता था मैं उसको देता था, तो वो जिया मुस्कान फुटवेयर ऐसे, तो वो जिया मुस्कान इस तरीके से चलने लगा। मेरे घर में कोई बच्ची का नाम नहीं है, मेरी बहन का नाम मुस्कान अच्छा, नहीं। मतलब ये पड़ गया, दुकान का नाम था, दुकान का नाम था। मैंने सुना है कि एक वो भी ग्रुप है अब बच्चा तलाश गुमशुदा का, गुमशुदा बच्चों की तलाश। हाँ, जो बच्चे गुम हो जाते हैं उनको तलाश करने का काम। तो ये कब शुरू हुआ था सिलसिला? लावारिस लाशें जब शुरू हुई 26 अक्टूबर से, तो ये तो चली रही थी, अब ये सब काम करते थे, मगर हम लोग को उस वक्त एक बात ऐसी थी ना अकरम भाई, कि यानी फ़ोटो खिंचाना, पेपर में आना, बाइट देना, शोबाजी करना, रियाकारी करना, ये सब कोई हम लोग को था नहीं, बस एक अल्लाह की रज़ा के लिए। आज भी नहीं है, मगर उस वक्त जो मामलात थे, समझदार लोग थे, मिलनसार लोग थे, उस टाइम में क्राइम नहीं था। आज हमारे ऐसा है कि आज वीडियोस निकालना पड़ती है, आज जिस हिसाब से क्राइम बढ़ गया है, बराबर, कब क्या कोई बोल दे, क्या कब इल्ज़ाम डाल दे, कोई मसला आ जाए, इसलिए आज ये जो इतनी लाशें उठाते तो उसके ऊपर रिकॉर्ड के हिसाब से और डिपार्टमेंटली और इन केस जो मामलात होते हैं उसके हिसाब से ये वीडियो और फोटोज बनाना पड़ती है, नहीं तो हमें कोई शौक ही नहीं है। तो जिया भाई, मैंने सुना कि बम ब्लास्ट जब हुआ था मालेगांव शहर में अपने, उस वक्त भी आप लोगों ने बहुत खिदमत अंजाम दी थी अपनी, तो वो क्या था, जरा हालात के बारे में बताओ। देखिए उस वक्त मैं छोटी पहलवान होटल किदवाई रोड पर वहाँ पर था। अच्छा, और किसी ने फ़ोन किया, बोले यार दोस्त ही था, बोले यार वो कब्रस्तान के पास सिलेंडर फटे। तो मेरे साथ में एक आध दो लोग थे, हम लोग फट से मोटरसाइकिल निकाले और फतेह मैदान तक के पहुँचे, तो जब देखे कब्रस्तान की सिमत में रोड पर तो पूरी धुआंरी थी, जैसे बारिश में ओस कैसे होती है, अच्छा, वैसे पूरी धुआंरी, सफ़ेद सफ़ेद काली काली। तो अब हम लोग वहाँ तक के जब पहुँचे देखे तो पूरा यानी मंजर ही इतना अजीब था, वो लाशें सब पूरी बिखरी हुई, सभी लोग वहाँ पर, पूरी पब्लिक थी, आवाम थी, सब रात का दिन था, दोपहर का वक्त था, जुमा का दिन, ऐसे मैं अकेले नहीं उठाया था, पूरी पब्लिक ही थी वहाँ पर, सब पब्लिक सभी मिलके उठा रहे थे, जिसको हिम्मत थी वो उठाया, जो डर गया बेचारा वहाँ से हट गया, तो वो ट्राली में 4 चक्की गाड़ी पे लाशें डाल के वाडिया हॉस्पिटल में लेकर आए। तो अब वो पीएम पे जगह नहीं, तो फिर यहाँ पर एनएन वाडिया हॉस्पिटल में जो नीम का झाड़ था, देखो आप पुराना, जैसी गेट में से अंदर घुसो, नीम के झाड़ के नीचे पूरी एक के बाद पूरी लाशें रखे थे वहाँ पर। और जिस सिमत में जहाँ पर जो ये जो जलते थे, साथ में जलकर जो जाते थे स्टू भड़कने से, गैस से, तो उन लोगों को जहाँ रखते थे ना, वो वार्ड में भी लाशें रखी थी। तो उस वक्त के जो डॉक्टर थे उन लोगों ने हम लोग से, मुझको और मोती तालाब के एक आबिद भाई है, हम लोग वहाँ पर वो बर्नी उर्नी ले गए पीएम के लिए, बर्नी मंगाए, बर्नी लेकर आए, बर्नी उनको दिए, उनके साथ में वहाँ पर रह के पूरा पीएम किए। यहाँ तक के पीएम में जो शरीफ भैया था वो हम लोग सब साथी में थे, वो यहाँ से जैसे खोलते थे तो उसको सीना, वो सुज्जे से हम लोग सीते थे उसको। अच्छा, अपने बच्चों के तलाश गुमशुदा जो अपना ग्रुप है, ये कब, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? अब लावारिस लाशों का सिलसिला चल ही रहा था, फिर ये बम ब्लास्ट हुआ। बम ब्लास्ट के अंदर जो लाशों का मामला हुआ, तो उस वक्त तो मरहूम अतीक कमाल साहब वगैरह ने हम लोग को सिल्वर मेडल और सिपाही नामे से नवाजा था। अच्छा, सुलेमानी चौक पे। बस यहाँ से एक जज्बा इतना ज़बरदस्त हुआ, साल 2010-11 में मैं चांदनी चौक में बैठा था एक होटल पर, एक 12 साल का बच्चा एक 2.5 साल के रोते हुए बच्चे को लेकर आया। अच्छा,
और वो जब बच्चे को लाया तो वो बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा था और सांस भी रोक रहा था। अब उसको वो बच्चा कैसे संभाले, वो आया और वो जो बच्चा था वो घर से गुम हो चुका था, मतलब छोटा बच्चा गुम हुआ था, ओके ओके, किदवाई रोड पे मिला था। हाँ तो अतीक कश्मीरी और ये हमारे इज़ुर रहमान वफ़ा, उनकी दुकान पे ही मैं बैठा था वहाँ पर। तो हम लोग चाय पी रहे थे, मैं बच्चे को लिया, बेटा छुपो छुपो। तो एक जहन में जैसे पता नहीं कैसे मेरे एक जहन में आ गया, ए बेटा रुक, मैं तेरी अम्मी को फ़ोन लगा रहा। मैं ऐसे मोबाइल निकाला, हेलो हेलो, ये तुम्हारा बच्चा मिला है, ये बेटा मिला है, ओ तुम जल्दी आओ, तुम यहाँ पर आओ, तुम्हारा बच्चा यहाँ पे। बस ये एक ऐसे हुआ, वो बच्चा खामोश हो गया। अच्छा, वो फिर एक बंदे ने कैडबरी या लॉलीपॉप ला के दे दिया, हाँ। ऐसे खामोश हो गया। तो उस वक्त तो खिदमत खल ग्रुप नाम हम लोग दिए थे अच्छा। व्हाट्सएप पर। तो उसमें पोस्ट डाला कि यार ये बच्चा मिला है, अगर आप इस बच्चे को पहचानते हो या इसके घर वालों के ताल्लुकात से आपको कोई इल्म हो, एक जुमला भी पूरा जो है तो उसी वक्त तो अल्लाह ने मेरे जहन में डाल दिया। बराबर। अब वो जब पोस्ट चलाया और आधा घंटा नहीं होगा, कमालपुरे से फोन आ गया, तो कोई कुरैशी भाई थे, वो फ़ोन किए, बोले यार ये मेरे पड़ोस का बच्चा, उसकी वालदा को मैं भेज रहा हूँ। अच्छा, और जब उसकी वालदा आई और वो वालदा वहाँ थी, हम लोग बच्चे को लेकर यहाँ खड़े थे, एक माँ की ममता और एक मासूम बच्चा रोता हुआ। उसकी वालदा आई और झपट के उसने मेरे से बच्चा ली। यानी वो पल, वो लम्हा इतना अच्छा लगा ना कि मेरे को ऐसा लगा कि ये मेरी माँ की मगफिरत, मेरी वालदैन के एहसाल सवाब के लिए, मेरे अपने लिए नेकी का एक बहुत बेहतरीन जरिया हो सकता है। जिस तरीके से एक इंसान रोज़ी कमा के पैसे कमाता है, तो उसी तरीके से एक इंसान को हर दिन जो है तो नेकी भी कमाना चाहिए। बेशक। ये जहन में मेरे आई बात। और उसके बाद फिर खिदमत खल्क के माध्यम से हम लोगों ने ऐसे बच्चे जो मिलते थे, गुम होते थे, लावारिस लाशें, यहाँ से हम लोगों को अखबारात में देने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। फिर हम सोशल मीडिया का सहारा लिए, व्हाट्सएप के ऊपर चालू किए। फिर साल 2017 में बाकायदा एक नाम दिया गया, गुमशुदा बच्चों की तलाश ग्रुप मालेगांव। बहुत सारे साथी हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, जैसा कि अच्छा ये ग्रुप जो है तो पहले से जारी था, मगर उसका नाम नहीं था। 1960 में मास्टर विस्सी इस्लामपुरे से मरूम सादिक मास्टर, एनसीसी टीचर, और हारून मास्टर आज भी हयात है, अल्लाह उनको बेहतरीन जज़ाए खैर दे, और हफीज़ा मुल्लानी वगैरह वो बच्चों को संभालती थी। ब्लैक बोर्ड के ऊपर ये नाम से उल्ले से लिख के बताया जाता था, तो वो उनका जारी था। फिर हम लोग भी उनके ही साथ कन्वर्ट हो गए, हारून मास्टर के साथ। तो उन लोगों ने नाम नहीं दिया था और ना सोसाइटी रजिस्ट्रेशन की थी ग्रुप के नाम से। फिर अल्लाह का एहसान, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं गुमशुदा बच्चों की तलाश ग्रुप को, यानी अल्लाह ने मेरे जहन में डाला ये नाम, और ये तख्लीक हुई और व्हाट्सएप सोशल मीडिया पे उसका नाम दिए ज़हीर भाई, ZS मोबाइल पॉइंट, हारून मास्टर, मुस्तफ़ा सलाम, ऐसे बहुत सारे, अलाउद्दीन अंसारी, बहुत ढेर लोग, एजाज मासी, बहुत सारे साथी हमारे, बहुत साथी। अब मैं सबका नाम तो फर्दन फर्दन गिना नहीं सकता। तो अब तक के कितने बच्चों, गुमशुदा बच्चों को तलाश किए, उनके माँ बाप तक पहुँचाए? देखिए, एक वक्त था मालेगांव छोटा था, इक्का दुक्का बच्चे मिलते थे, ब्लैक बोर्डों के ऊपर पहुंच जाते थे। उस वक्त मालेगांव की आबादी कुछ 4-5 महल्लों पर मुश्तमिल थी, छोटा मालेगांव था। आज मालेगांव किलोमीटर के ऊपर हो गए। हर दिन अब जो है ना बच्चे ज़्यादा ही रहते हैं, क्योंकि आबादी, पॉपुलेशन बढ़ गए है, और बच्चे जो है तो 2-5 बच्चे जो है तो रास्ता भटक जाते हैं, उनका कोई कसूर नहीं होता। और कहीं ना कहीं जैसे हम ये सोचते कि माँ बाप लापरवाह होंगे, तो माँ बाप भी लापरवाह नहीं होते। बाप काम पे होता है, वहाँ बेचारी खाना पका रही है, कपड़ा धो रही है, घर के पूरे काम। एक औरत जो होती है ना, वो किसी योद्धा से कम नहीं होती। बेशक। आदमी 8 घंटा काम करता है, मगर वही औरत जो है तो 18 घंटा काम करती है, आदमी से ज़्यादा। वो बच्चों को जन्म देती है, बच्चों को पालती है, पोसती है, परवरिश देती है, बड़ा करती है, घर के पूरा काम, सब साफ सफाई, बर्तन, कपड़ा धोना, हर काम औरतें करती है। अब ऐसे में अगर लम्हे भर के लिए अगर वो माँ का अगर जहन जरा दी चुका, बिल्कुल सही, तो बच्चे ऐसे में घर से निकल जाते हैं और रास्ता भटक जाते हैं। अभी तक के कितने गुमशुदा बच्चों को तलाश किए होंगे? अगर हम देखेंगे साल 2017 से 16 से अगर देखेंगे 11 से 40, मगर 15-16 के बाद से ऐसा हुआ ना कि बहुत ज़्यादा बच्चे मतलब गुम होते थे, मिलते थे। पोस्ट हम दिन भर में 1-2-3 बच्चों की चलाते, मगर अल्हम्दुलिल्लाह जब लोगों के अंदर हम लोगों ने ये बात उजागर की, सोशल मीडिया पे लिख के आप बच्चों को संभालो, उनकी हिफाजत करो, बहुत सारी हिकमत अमली उनको, वालिदैन को बताना शुरू किए, तो एक नाम हम लोग का मालेगांव शहर में चल गया। कोई भी बच्चा किसका गुम होता था, तो अभी आप जैसे यहाँ पर बैठो, आपको एक बच्चा मिला, मेरे को फ़ोन किया, मुसावरत चौक में एक बच्चा मिला है, तो वो बच्चे का तुम मेरे को फ़ोन किया, अब एक फ़ोन आ गया मेरे को कि यार सुलेमानी मस्जिद के पास से एक बच्चा गुम हुआ है, तो मैं फ़ौरन उसको नंबर देता था कि आप जाओ अकरम भाई के पास है, वो बच्चा मुसावरत चौक। ओके ओके ओके।
और ये देखिए नेक नियति पाक दामनी के साथ कोई मेरे से कोई छीनने वाला नहीं है, कोई कुछ लेने वाला नहीं है। जिसको जो बोलना है जो करना है वो करने वाले। हम किसी के ख्यालात को, किसी के दिल से या जुबान से निकली हुई बातों के ऊपर हम ताला लगा नहीं सकते। जिसको जो बोलना है बोले। अल्लाह पाक दो फरिश्ते हमारे कंधों पे दिए है, एक जो है तो अच्छा लिख रहा है, एक बुरा लिख रहा है ना। तो अब हर दिन जैसे बच्चे मिलते हैं, गुम होते हैं रातें। अभी कल का एक वाक़या है, एक गूंगी बच्ची, मैं पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन में फ़ोन आया बच्ची का कि यार गूंगी बच्ची इरा गई है। एक फ़ोन आया REPC का कि मिली। अच्छा। तो मैं फौरन वो बच्ची को ले गया। एक लोकेशन, एक मंजर आप देखेंगे ना जब माँ और बेटे का, तो आपका यानी अगर आप सच्चे दिल से खिदमत कर रहे हो, यहाँ पर नेक नियति ज़रूरी है, मुखलिसाना तौर से और अल्लाह की रज़ा के लिए अगर आप काम कर रहे हो। हम लोग अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं। बहुत सी तनकीद, बोतान, इल्ज़ामात और तरह तरह की तकलीफ़ें हम लोग को दी जाती है, अजियत दी जाती है, मगर हमें इंसानों से बदले की कोई उम्मीद है ही नहीं। हम कोई उम्मीद रखते भी नहीं। हमें यकीन है अल्लाह की ज़ात पे, अगर वो इज्जत देने वाले है तो दुनिया की कोई ताकत हमें जलील नहीं कर सकती। तो हमारी अपनी कौम के ही ईमान वाले भाई लोग हैं चुनिंदा, अल्लाह उनको नेक हिदायत दे कि यार जो अच्छा एक नेक काम चल रहा है उसको चलने दे। तो मैं ये पूछना चाह रहा था जिया भाई कि अब तक के 2016 से लेके अब तक के कितने गुमशुदा बच्चों को उनके वालिदैन तक पहुंचाया आपके ग्रुप ने? देखिए, हमसे कबल 2011 से कबल जो हमारे सरपरस्त लोगों ने पहुंचाया उनका तो रिकॉर्ड हमारे पास है नहीं, मगर 2011 से 2016 तक के जो 5 साल था, वो 5 साल आप हटा दो, उसकी गिनती लो ही मत। अगर हम 16 से भी लिए तो 2024 चल रहे। हर दिन पूरे ग्रुप के तमामी लोग, हम लोग सब मिल के, तो यानी फ़ोन जैसे आता है कि बच्चा यहाँ मिला और वहाँ से गुम हुआ, तो ऐसे सिर्फ फ़ोन पे विदाउट पोस्ट तो चलाया तकरीबन 1 साल के 4600 हर दिन के 4-5 बच्चे ऐसे फ़ोन पे ही पहुँचा देते, फ़ोन के ही ज़रिए कि हाँ तुम्हारा बच्चे यहाँ से गुम हुए, फला चौक में फला बंदे के पास है, मैं उनका नंबर दे रहा हूँ, आप जाके वहाँ से ले लो, या तो हम लोग खुद जाके उसको वहाँ बच्चा दिला देते। और कभी कभी ऐसा भी फ़ोन आता होगा ना कि यार हमारा ये बच्चा गुम हो गया। हाँ, फिर वैसा फिर उनको ढूंढने का क्या तरीका रहता? फिर जब वो किसको नहीं मिलता था, कहीं से फ़ोन नहीं आया, फिर उसकी पोस्ट चलाते थे। अच्छा। पोस्ट चलाने के बाद फिर वो कहीं ना कहीं से कोई देखता था पोस्ट, तो पता चल जाता था यहाँ है। और ऐसा भी कभी हुआ है क्या जिया भाई कि जैसे बच्चे गुम हुए और आज तक नहीं मिले? ऐसा भी बहुत से बच्चे हैं। अच्छा। बहुत से बच्चे हैं। साल 2018 सोनगांव फाटा ताजनगर 7 साला शहबाज खान। अच्छा। साल 2018 3 महीने बाद सोनगांव फाटा ताजनगर सलाउद्दीन 7 साल का बच्चा। ये दोनों बच्चे साल 2018 में गुमशुदा हुए। उस वक्त के मौजूदा आमदार जनाब शेख आसिफ साहब और उस वक्त के साबिक आमदार मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब और शहर की तरफ से और आला पुलिस अफसरान की तरफ से उन बच्चों को ट्रेस करने में, ढूंढने में बहुत जिद्दोजहद कोशिश की गई। यहाँ तक कि शेख आसिफ साहब ने उस बच्चे के लिए मंत्रालय और कई जगह पर उस मुद्दे को उठाया भी, मगर आज तक CBI तक के बात भई, मगर उन बच्चों की क्राइम ब्रांच में भी बात हुई, मगर वो बच्चे नहीं मिले। एक महज इत्तेफाक की बात ऐसी कि मेरा नाम जिया मुस्कान पड़ा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ब्रांच बनाई, एक कमेटी बनाई। उस कमेटी के अंदर जो CBI है, LCB, MADB और क्राइम ब्रांच के बहुत से आला जीनियस पुलिस ऑफिसरान को मिला के उस कमेटी बनाई, जो कि मुंबई में हो और पूरे इंडिया की कमांड रखती है। उसकी वेबसाइट भी है और उसका नाम रखेगी ऑपरेशन मुस्कान। अच्छा। इत्तेफाक ऐसा हो गया, जिया मुस्कान, ऑपरेशन मुस्कान। तो वो ऑपरेशन मुस्कान में भी हम लोग शामिल हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। उनके साथ में डिपार्टमेंट के मेरे पास क्राइम ब्रांच यूनिट की तरफ से लेटर भी मुझको दिया गया वहाँ से। अच्छा। एक बच्चे को मैं, उन लोग को बहुत परेशान थे 8 दिन से, वो बच्चा उनको मिला था और उसके वालिदैन को मैं ट्रेस करके दिया था। अच्छा। अल्लाह ने ये काम मुझसे ले लिया था। तो अंदाज़न ऐसे कितने बच्चे होंगे जिया जो अभी तक के जिनका पता ही नहीं चल पाया हो? देखिए, 2 बच्चे, वो सलाउद्दीन शहबाज खान, ये 2 बच्चे हैं, वो अभी तक के नहीं मिले। आज़ाद नगर गली नंबर 6 से 2.5-3 साल की बच्ची है, तकरीबन 15-17 साल पहले से वो मिसिंग में, अभी तक के नहीं मिली। राहुल नगर सिविल हॉस्पिटल के पास से झूले में सोया हुआ बच्चा, माँ पानी भरने के लिए गई और वो बच्चा किसी ने झूले में से उड़ा के लेके चला गया, वो नहीं मिल पाया। और न्याल नगर से भी कुछ बच्चे गए और 1.25-2 साला उमरैन नई बस्ती गोल्डन नगर, वो बच्चा भी आज तक नहीं मिल पाया। 29 मई 2023 से मिसिंग है।
बहुत से सवालात आज भी उसकी तलाश के लिए नहीं मैं कोशिश लगा ही कर हूँ। रहे हैं। अरे इसमें देखिए हम लोग ना व्हाट्सएप पे पोस्ट डालते हैं, एक पोस्ट को उसको शेयर करने में, बनाने में, शेयर करने में घंटों लग जाते हैं। बहुत मेहनत मुशक्कत का काम हाँ, है। बिल्कुल। लोग को ऐसा आसान लगता होगा मगर बहुत मेहनत होती है। तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म ये नज़र आया कि यूट्यूब के ऊपर अगर सब्सक्राइब लोग करेंगे, गुमशुदा बच्चों की तलाश ग्रुप का एक चैनल बनाए, अगर लोग इसको सब्सक्राइब करेंगे तो एक चैनल पर करोड़ों लोग, मिलियन से करोड़ों से अगर कभी उसमें ज्वाइन हो जाते हैं, एक पोस्ट में डालूंगा तो 10 मिनट में पूरे हिंदुस्तान में वो वायरल हो जाएंगे। बराबर। मगर व्हाट्सएप पे वही पोस्ट जो है तो उसको शेयर करने में कई दिन लग जाता है। बराबर। जब तक के किडनैपर या कोई आरोपी या कोई बच्चा उठाया है वो उसके मकसद में कामयाब हो जाता है। तो वक्त निकल जाता है। वक्त तो निकल जाता है। ऐसे कई बच्चे किडनैप हुए। सना मेडिकल आयसा नगर के पास से एक बच्चे को एक होंडे वाले ने उठाया, वो उसको लेके जा रहा था। तो अल्लाह का इतना बहुत एहसान है कि हम लोगों ने पोस्ट तो शेयर की और उसने भी देख लिया। अच्छा। तो उसने महाराष्ट्र साइडिंग के पास उस बच्चे को छोड़ दिया। एक बच्चा नया इस्लामपुरा कासमिया मस्जिद के पास से किडनैप किया गया सुबह में या दोपहर में। उस बच्चे को नांदगांव से ट्रेस किया हम लोगों ने, आयसा नगर पुलिस स्टेशन के उस वक्त के DYSP रत्नाकर नौले साहब थे। रात में 12 बजे मुझको, मतलब मैं पोस्ट तो चलाया था मराठी में भी, तो नांदगांव से एक फ़ोन आया कि यार एक बच्चे को 2-3 लोग लेके यहाँ पर बैठे हुए हैं। वो किडनैपर फिरौती की रकम के वास्ते उसके वालिद को फ़ोन लगा रहे थे शायद। अच्छा। तो अब इधर से मुझको फ़ोन आ गया। फिर मैं रत्नाकर नौले साहब को इस बात की इत्तला दी, तो उन्होंने फ़ौरन आयसा नगर पुलिस स्टेशन से एक टीम रेडी की और हम लोग यहाँ से निकले। और जैसा क्राइम पेट्रोल वगैरह में बताता है, फिल्मों में बताता है, वैसे ही उनको जाके वहाँ मतलब पकड़ने की कोशिश की। अच्छा। मगर उन्हें शायद इल्म हो गया तो वो बच्चा वहीं छोड़ के भाग गया। ओके। तो कभी ऐसा भी हुआ कि जो बच्चे उठाने वाले लोग होते हैं या किडनैप करते हैं तो कोई पकड़े भी गया हो उसमें? बहुत से पकड़े गए, मगर आज अदलिया का मामला ऐसे है कि यार ना काफ़ी सबूत और शवाहिद होने की वजह से उनको छोड़ दिया जाता है। अच्छा। तो इतने सब केस में जिया भाई, एक सबसे दर्दनाक केस कोई याद है क्या? जैसे लाश का एक सिलसिला अलग है बहरहाल, और ऐसे गुमशुदा बच्चों का उनको ढूंढना एक सिलसिला अलग है। देखिए, तो जब कोई ऐसी लाश मिली थी और उसको उठाने का कोई ऐसा किस्सा जो आज तक भूल नहीं पाते हो आप? गुरबैद मस्जिद के पास का एक बच्चा सुबह 8 बजे से गुमशुदा था। अच्छा। उस बच्चे की तलाश के लिए सुबह से पोस्टर चला रहे थे। 5:30 बज गया शाम का। मेरा बच्चा खुद, मेरा अब्दुल्ला मेरे साथ में था, मेरी गोद में था। तो एक छठी इसका बेदार होना, और एक कोई काम में इंसान कहीं ना कहीं उसको एक अल्लाह पाक खुदादा सलाहियत भी देता है ना। मुझको ऐसा एहसास हुआ कि अगर बच्चा 2 घंटे में पोस्टर चलाने पे नहीं मिला है। मुंबई में एक हादसा हुआ, एक 8 साल की बच्ची ने अपने 2 साल के सांवले कलर के बच्चे को, भाई को, उसने उठा के वॉशिंग मशीन में डाल दी उसको गोरा करने के लिए। कुमारबाड़ा मोहम्मदिया मदरसे के पीछे एक बच्चा था, वो ऊपर उनका गादी का धंधा था, गादी बेचते थे। वो पूरी गादी रखी थी, बच्चा ऊपर चढ़ा और वो ऊपर चढ़ा, उसके ऊपर पूरी गादी गिर गई। वो बच्चा उसमें ही दब के मर गए। मेरे अपने मोहल्ले का मामला था। जब 4 दिन तक के हम सब ढूंढ रहे, घर वाले, पुलिस वाले, मोहल्ले वाले, गाँव वाले, नहीं मिला बच्चा। जब बदबू फूटी तो मालूम पड़ा वो बच्चा वहाँ ऊपर था। तो ये सब बातें ना जहन में गूंज रही थी मेरे। मैं वहाँ गया तो वो उसके चाचा को दोपहर में बोला था कंप्लेन कर दे। वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किया था, पुलिस आई थी, CCTV कैमरा चेक कर रही थी। और मैं जब देखा घर, एक इनका बच्चे का घर बड़ा था और बाजू में काम चालू था। सेफ्टी संडास की 3 टाँकी थी और उसके ऊपर पतरा रखा था। आखिरी टाँकी का जरा सी ढक्कन खुला हुआ था, उसमें पानी भरा हुआ, और बेगारी काम करके वापस जाने वाला था। उसको मैं बोला बेटा तू उतर तो यहाँ पे। पहले टाँकी में उतरा, नहीं है, दूसरी में नहीं है, और तीसरी में उसको एहसास हो गया कि इसमें है। मगर वो निकाले तो कैसे निकाले? उसको मैं फिर बताया कि ऐसे तू नाक बंद कर और ऐसे हाथ डाल पानी के अंदर। पानी मतलब वो टाँकी एकदम गंदगी से भरी हुई थी? पानी से भरी हुई थी। अच्छा। पानी से, नवी टाँकी बनी हुई थी। अच्छा। सेफ्टी संडास की, वो उसमें गिर गया था। अच्छा। और वो आवाज़ दिया होगा, बहुत चिल्लाया होगा, चीखा होगा, मगर कोई सुन ही नहीं पाया और उसमें मर गया था। सुबह 8 बजे से उसका इंतकाल हुआ था और शाम में 6:30 बजे उसको उसमें से निकाले थे लाश। पुलिस थी, पुलिस की मौजूदगी में सब वहाँ कानूनी कार्रवाई हुई और लाश को ले गए। ऐसे यानी वो खेलते खेलते गिर गया था? खेलते खेलते गिर गया। अभी पीछे भी साल भर पहले रौनकाबाद में भी ऐसी एक हादसा हुआ। तब भी मैं बताया था उस वक्त तो कि यार आप लोग टाँकी वगैरह देखो, घर के आसपास में कहीं काम चालू होता है। तो मिला? वो नहीं मिला ना। फिर वो शकील भाई जाके निकाले थे उसको। तो मैं अगर बच्चों के मामले में तुम देखेंगे ना, सबसे ज़्यादा दिल दहलाने वाला, मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा दिल दहलाने वाला
मामला 7 जनवरी 2024 जुबैर मस्जिद नया इस्लामपुरे से 7 साला मोहम्मद कैफ गुमशुदा था। उसकी तलाश के लिए, गुमशुदा बच्चों की तलाश ग्रुप की पूरी टीम, अमन पसंद सोसाइटी और आयशा नगर पुलिस स्टेशन के जो पुलिस ऑफिसरान थे, बेचारे वाकई में उन्होंने लापरवाही नहीं की, दिन रात एक कर दी। दिन रात एक किए। एक मामला ऐसे देखिए, एक मिसिंग में अगर कोई बच्चा, कोई शख्स हो, कोई फर्द हो, कोई मेंटली डिस्टर्ब अगर मिसिंग में होता है, गुमशुदा होता है, तो गवर्नमेंट का एक रूल है कि 24 घंटे बाद उसकी FIR नोंद होती है ना। मगर ये पहला मामला ऐसा था मोहम्मद कैफ का कि सुबह शाम में 4 बजे 3 बजे जब भी गुम हुआ हो, तो 8 बजे रात को मैं PI प्रशांत आयरे साहब को फ़ोन लगाया, तो वो फ़ौरन 9:15 पे वहाँ पहुँच गया बच्चे के घर पे। अभी मिसिंग कंप्लेन दर्ज भी नहीं हुई है। अच्छा। और वो वहाँ आ गए, मुझको फ़ोन किए, मैं पहुँचा। फिर मैं, मेरे साथ में अरबाज गोल्डन, एजाज इमासी, साउथ गोल्डन, बहुत सारे मेरे साथ में, इकरमा वगैरह सब बहुत ढेर लोग थे। हम लोग वहाँ पर गए, अतीक पुकारे वाला, सैयद रिजवान वगैरह, हम लोग सब गए और उनके साथ में फिर साहब ने बोले तुम इधर में स्कूलें हैं, खाली कमरा वगैरह होगा, ऊपर नीचे मस्जिद है, कोई ऐसी सब संडास की टाँकी वगैरह सब ढूंढना शुरू करो। हम लोग पूरी रात ढूंढे, 7 जनवरी से 16 जनवरी तक के उस बच्चे को ढूंढ रहे थे। इसमें असल में ये मामले में ना, मैं उस टाइम में बहुत सारे लोगों ने मेरी बाइट लेने की कोशिश की, मगर मैं नहीं दे पाया था। बहरहाल ये मामला ऐसा हुआ था कि यार शकील अंसारी ने मुझको पोस्टर डाले थे, बोले चांदोड़ में लाश मिली, वही बच्चे कैफ की। हाँ, ओके। अब मैं देखा फोटो तो मैं एकदम, मेरा तो आंसू ही चालू हो गया। बहुत मासूम बच्चा घर में था मैं, 12 बज रहा था, 12:30 बजे मेरा आंसू चालू हो गया। उसको बच्चे को ढूंढने के लिए हम लोग खाना नहीं खाते थे, सुबह से निकलते थे, रात हो जाती थी, ऐसा चलता था। 2 घंटा 3 घंटा सोता था मैं। CCTV कैमरा चेक करने नहीं दिया गया हम लोगों को। अगर कभी उस बच्चे की तलाश में वो इतराफ़ के जो दुकानें थी और जो घर वाले थे, अगर CCTV कैमरा चेक करने देते थे तो यकीन जानिए वो बच्चा मिल जाता था और जिंदा और बाहयात मिलता था। मगर इन लोगों की लापरवाही से, हम, मेरे पास वीडियो है, पुकारे वाला पूरा बोल रहे कि आप लोग अल्लाह के वास्ते आप लोग खुद कैमरा चेक करो। 300-400 कैमरा चेक करना बहुत कठिन काम है। एक कैमरा चेक करने के हफ्ते जाते थे तो वो अभी वो मालक नहीं है, ये नहीं है, ऑपरेटर नहीं है। फिर हम लोग इकरमा ऑपरेटर को ले लिए, तो उसके बाद भी माना, बोलते थे अभी वो नहीं है, मेरे तो उसमें आई नहीं, चालू नहीं है, ऐसे टहलाते थे, परेशान करते थे। एक कैमरा चेक करने में 1.5 दिन जाता था। तो ऐसे वो वजह से तब मामला लेट होते चला गया। और 16 जनवरी को जब मालूम पड़ा तो मैं आयशा नगर पुलिस स्टेशन के PI प्रशांत आयरे साहब और राजू भाई लोग से रब्ता किया और उसके वालिद को हम लोग लिए वहीं से फ़ौरन। और यहाँ से हम लोग जब वहाँ डेड बॉडी की जगह पे पहुँचे तो यकीन जानिए मैं मेरी ज़िंदगी में कभी वो मंज़र देखा नहीं था। अभी देखिए कैसा है लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। कुछ बातें ऐसी है कि कानूनी तौर पे मैं ऐसे यहाँ पर बोल नहीं सकता हूँ, मगर मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा दिल दहलाने वाला और सबसे ख़तरनाक केस वही था पहला, कि जिसमें किडनैपर ने बच्चे को 8 दिन तक के भुक्का रखा, उसको खाना पीना नहीं दिया और वो मालेगांव में था ही नहीं। ये आप लिख लो, जिस दिन किडनैप हुआ है उस दिन से वो बाहर था। अगर वो मालेगांव में होता तो हम लोग इंशाल्लाह ट्रेस कर लेते थे। और कैमरे में भी आया, फिर बाद में जब लाश मिली तो फिर वही लोग हमदर्दी के हत्थे खड़े हो गए जो कल तक के नहीं बता रहे थे। फिर उन्होंने ही कैमरे में बताया तो वो आरोपी उसको लेके जा रहा था। अगर पहले ही बता देते तो पहले बताता बच्चा जिंदा रहता था बेशक। ऐसी फिर उस वक्त तो सब हालात ऐसे हो गए, केंदल मार्च ये वो, पूरे शहर के अंदर गुस्से का माहौल था। उस वक्त तो हमारे IPS ऑफिसर अनिकेत भारती साहब ने सबको बुलाया, समझाया और उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि हमें एक मोहम्मद कैफ गया है, उसको हम इंसाफ दिलाएंगे। जिस वक्त मोहम्मद कैफ की लाश वहाँ मिली थी, वहाँ पर नासिक ज़िला IG और मालेगांव शहर के DYSP SP और पूरी पुलिस फोर्स होती। पुलिस की आंखों में आंसू था, पुलिस की आंखों में गुस्सा था। पुलिस भी चाहती थी कि आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिले। तो मोहम्मद कैफ की लाश कहाँ मिली थी जिया भाई? मोहम्मद कैफ की लाश चांदोड़ घाट में मिली थी, घाट में नीचे अंदर। अच्छा। 15 जनवरी 2024 को शाम में 5:30 बजे एक चरावा था, उसका बेटा जो है तो, और वो लोग ने देखे थे, 15 साल का एक लड़का था, वो बकरी चराते हुए ले आ रहा था, वो देखा था। अच्छा। उसने बाप को बताया। रात में उसके बाप ने फिर यानी पुलिस स्टेशन में फ़ोन लगाने के बजाय वहाँ पुलिस पाटिल को उसने बताया। अच्छा। पुलिस पाटिल से फिर चांदोड़ पुलिस स्टेशन में सब ऐसे रब्ता हुआ। इस तरीके से फिर हम लोग सब से भी शकील अंसारी वगैरह ने फ़ोन किए, बताए। पुलिस वाले फिर हम लोग सब यहाँ से वहाँ गए
तो उस वक्त मैं पुलिस के साथ में मोहम्मद कैफ के वालिद को लेके गया था, उसको बताया नहीं थे। अच्छा। और डॉग स्क्वाड भी था हम लोगों के साथ में। हम्म। और वहाँ पहुँचने के बाद जब बच्चे की लाश देखी, बहुत दर्दनाक मंजर था। एक मासूम बच्चे के साथ इतनी बेदर्दी से उसके साथ जुल्म किया गया, उसको भूखा रखा गया, उसको पानी नहीं दिया गया पीने के लिए। वहाँ बहुत सारे लोग आए थे, हमारे खालिद हाजी साहब भी थे, उन्होंने भी देखे वहाँ पर पीएम हाउस में। ऐसा लगता दरिंदगी की गई थी दरिंदगी की गई थी उसके साथ, बहुत खतरनाक। और कितने दिन से पड़ी होगी बच्चे की लाश वहाँ पर? वो एक दिन पहले की, 24 घंटे के अंदर की थी। 24 घंटा पकड़ लो, शाम में ही उसको मारा कि तो मुजरिम पकड़ा गया? हाँ, आरोपी पकड़ा गया। आरोपी तो अभी मजिस्ट्रेट कस्टडी में है। और जो एरिया है, जो लोकेशन है, आप अगर देख लोगे तो यानी एक बड़ा इंसान भी वो लोकेशन देख के दहशत में आ जाए। अकेला रह नहीं सकता। अच्छा। वहाँ जंगली जानवर भी है। मगर कहते हैं ना कि उसकी लाश को माँ बाप से मिलाना था, कोई जंगली जानवर ने उसकी लाश को नहीं खाया। बहरहाल बहुत ध्यान देने की जरूरत है आजकल यार, बच्चों कैसे बच्चों को लेकर। NCRB नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड के मुताबिक हिंदुस्तान में हर 8 मिनट पर एक बच्चा या एक बच्ची किडनैपिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग या चोरी का शिकार हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम लोगों से एक लापरवाही हो रही है कि हम बच्चों पर जितनी ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए नहीं दे पा रहे हैं। मालेगांव शहर के अंदर अगर CCTV कैमरा पूरे शहर में लगा दिया जाए मालेगांव महानगर पालिका की तरफ से, तो बहुत से क्राइम खुद ब खुद कम हो जाएंगे। खुद ब खुद कम हो जाएंगे। और लॉकडाउन में भी बहुत सुना मैं कि आप लोगों के ग्रुप ने काफ़ी खिदमत अंजाम दी थी लॉकडाउन के टाइम में। क्या क्या हुआ था उस टाइम में? लॉकडाउन मालेगांव शहर के लिए जो है ना, मतलब बोलना चाहिए मालेगांव शहर के अंदर उस वक्त तो कोरोना का कोई पेशेंट था ही नहीं। साल 2020 में पूरे मालेगांव शहर के अंदर सब कुछ अच्छा चल रहा था। तमाम सड़कों को लॉक कर दिया गया था, पूरा शहर बंद कर दिया गया था, सब लोग अपने घर पे थे। उसमें एक 10 साल का बच्चा कुसम्बा रोड पे ऊपर से नीचे गिर गया। वो उसमें उस बच्चे को उसका दिल, किडनी, लीवर, जो कुदरत ने एक निज़ाम जहाँ उसको फिट रहना चाहिए था वो उसकी जगह से हट गया। उसको फिर वो मालेगांव शहर में ही अपने आयात हॉस्पिटल में वो बच्चे को एडमिट किए। 1-2 दिन वहाँ ट्रीटमेंट हुआ, मगर उसका मैटर ऐसा था कि उस बच्चे का दिल, किडनी, लीवर, जो अंदरूनी मेन आज़ा है, उसको सही जगह पे लाना था। उसको KM भेजने, एम्बुलेंस नहीं आ रही थी। उस वक्त शेख आसिफ साहब, मुफ्ती साहब ने कई एम्बुलेंस वालों को फ़ोन लगाया, कोई एम्बुलेंस वाला आने को राज़ी नहीं। फिर मैं असबर ट्रैवल से ग्रुप छोटी मालेगांव स्कूल के पास उन लोगों को फ़ोन लगाया, वो लोग ने विंगर ला के दिए। सिलेंडर नहीं था हम लोगों के पास, ऑक्सीजन सिलेंडर। तो ये हज कमेटी के अंदर मालेगांव महानगर पालिका वो यही कोरोना का सेंटर बना रही थी वहाँ पर। तो वहाँ से जाके हम लोग एक ऑक्सीजन सिलेंडर चुरा के लेकर आ गए। फिर उसके बाद अब वो फ्लोमीटर नहीं था, फ्लोमीटर कहाँ से लाने, तो फारहान हॉस्पिटल में मैं आया, वहाँ देखा एक फ्लोमीटर वहाँ से चुरा के लिया है। चुरा कर लेकर आ गया क्योंकि वो बच्चे की जान बचाना है। फ्लोमीटर ही नहीं है, अब रस्सी नहीं है वो सिलेंडर को बांधने का। फिर टेक्सटाइल वाले के पास गए, वो रस्सी तंगू उसकी खोल के लाए, आड़ा सिलेंडर उसके अंदर डाले, वो बच्चे को डाले। वीडियो है मेरे पास है। अच्छा। तो वो बच्चे को फिर हम लोग मतलब उसको ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के सरोज समद हबीब कंपाउंड, वो बच्चा 1 गिलास पानी पे, हम लोग साथ में था ग्रुप में, 1 गिलास पानी में तो यहाँ शहरी की है। और वहाँ गए KEM हॉस्पिटल में उस बच्चे की जान बचाने का थे। शिवसेना का एक कार्यकर्ता था, उसको हम लोग ने फ़ोन लगाए, हिंदू भाई था बेचारा, वो वहाँ पहुँचा और भी कुछ लोग थे, उसका एडमिशन कराए। और दूसरे तीसरे दिन फिर KEM हॉस्पिटल में उस बच्चे का ऑपरेट हुआ और उसका जो दिल, किडनी, लीवर सब थे, उसको सही जगह पे वहाँ के डॉक्टरों ने फिट किया और आज बच्चा जिंदा है, सही सलामत है, मालेगांव में चल रहे। माशाअल्लाह। और पूरा गांव जाके पूछ ले कि हमने वो क्या जितने भी बच्चे पहुँचाया या जितने भी ऐसी खिदमत की है, मैं एकदम सरतिया बोलता हूँ, अगर कोई बोल दे कि खिदमत की आड़ में हम लोगों ने नाजायज़ फ़ायदा उठाए तो भरा चप्पल से मारना। नहीं, बहुत बड़ी बात है भाई। पहुँचता है, कभी कभी दुख होता है हमको भी कि यार कुछ इल्जामात आ जाते हैं ऐसे। नहीं तो अल्लाह का एहसान, उस बच्चे की जान बची। बहुत वाक़यात है, इतने वाक़यात है ना कि ये 12 घंटे की भी वीडियो बनेंगी ना यहाँ पर इंटरव्यू, तो वाक़यात ख़त्म नहीं होंगे। इतने वाक़यात है, इतनी खिदमत और अल्लाह पाक रोज़ लेता है। अगर मैं एक वीडियो आज डाला हूँ तो 9-10 काम किया हूँ तो 9 वीडियो में डाला ही नहीं हूँ। एक वीडियो डाला इबरत के लिए, नसीहत के लिए, आवाम को पैगाम देने के लिए, ताकि उससे लोग को पता चले कि शहर में ये हालात चल रहे और लीडरान को इस बात का इल्म हो कि हमें किस सिमत में काम करना है।
इसलिए नहीं, बहरहाल जिया भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अल्लाह आपके इस काम में और बरकत दे और आपकी मतलब और कामयाबी अता करे। और इंशाल्लाह इसके ज़रिए से जो दुआएं मिल रही है, जिन लोगों की इंसानियत की खिदमत एक मामूली बात नहीं है भाई, इसके ज़रिए अगर किसी गुमशुदा बच्चे को उसके माँ बाप तक पहुँचा रहे हो, इससे बड़ी खिदमत और क्या हो सकती है। कुछ नहीं है। और लोग महीनों से गुम होते हैं, ढूंढ ढूंढ के सब परेशान हो जाते, थक हार जाते, फिर आखिरकार कहीं ना कहीं जाके वो मिलते हैं और फिर उनको घर वालों तक पहुंचाया जाता है। बहुत बड़ी खिदमत है भाई, और मैं यही दुआ करूंगा कि आगे भी आप इसी तरह से काम करते रहो। तो इस ताल्लुक़ से जिया भाई, आप शहर के नौजवानों को या पूरे इंडिया के नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि देखिए, जिस तरीके से मालेगांव शहर में किल्लत इराक ग्रुप मालेगांव तैराकी है नौजवान, और आज जब कोई डूबता है उसको निकालने के लिए वो नौजवान लग जाते हैं। MIC ब्लड डोनर ग्रुप और भी बहुत सारे ब्लड डोनर ग्रुप है, कोई पुराने हैं कोई नवा है, आज लगे इंसानियत के लिए काम कर रहे। हर फील्ड में ये जो खिदमत कर रहे ये लोग, और गुमशुदा बच्चों की तलाश ग्रुप यहाँ यही है, इंसानियत के लिए सब काम कर रहे हैं, इंसानी जानों की हिफाजत के लिए और एक सबके अच्छे बेहतर मुस्तकबिल के लिए सभी लोग लगे हुए हैं, जहाँ टीचर डॉक्टर लोग भी लगे हुए। तो वहीं मैं ये पैगाम ये देना चाहता हूँ कि हम लोगों के साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुड़ेंगे, ये हमारे अकेले बस की बात नहीं है। आपका साथ, आपका ताउन ज़रूरी है, और उन मासूम बच्चों के लिए, उन प्यारी बच्चों के लिए और उन नौजवानों के लिए मेरा ये पैगाम है कि माँ बाप का हर लफ्ज़, उनकी हर एक बात पर गौर कीजिए, उनकी बात और उनका कहना मानिए। उस्ताज़ा टीचर जो हमें पढ़ाते हैं क्या पढ़ा रहे, उस्ताज़ा की क्या बात है, टीचर क्या हमें समझा रहे, उस पर गौर करना आज के लिए ज़रूरी है। मैं उन बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि आप मुझको देखिए, अगर मैं कल मेरे माँ बाप का कहना माना होता तो आज मैं कोई डॉक्टर, टीचर, IPS ऑफिसर या कोई ना कोई बड़ा एक बहुत बड़ी शख्सियत या बहुत बड़े रुतबे मुकाम पे होता, रुपया पैसा हर चीज़ होती मेरे पास, मगर मैं कल मेरे माँ बाप का कहना नहीं माना। आज मेरा ये हाल है कि मैं हफ्ते का 3-4 हज़ार रुपया कमाता हूँ। अगर यही माँ बाप का कहना मानता तो मैं हफ्ते का 15-20 हज़ार रुपया कम से कम कमा लेता। तो मैं मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, जो नौजवान हैं, जो कॉलेज पढ़ रहे हैं, स्कूल पढ़ रहे हैं, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि माँ बाप का कहना मानो, उस्ताज़ा का कहना मानो, अपने बड़ों का कहना मानो, क्योंकि आज जो वक्त है, क्राइम इस कदर बढ़ गए हैं, घर के बाहर अगर कोई निकलता है तो वो बच्चा या बच्ची या वो नौजवान वो ये नहीं सोचता कि उसका अगला कदम क्या है। बाहर सब क्राइम है, दरिंदे हैं, वो इन लोगों के मुस्तकबिल को ख़राब करने के लिए लगे हुए हैं। आप अपने माँ बाप का कहना मानो, उस्ताज़ा का कहना मानो, और माँ बाप के जो गाइडलाइन है उसके ऊपर अमल करो। यकीनन आज आपको थोड़ी तकलीफ होंगी, मगर कल आपका मुस्तकबिल वो होगा जो आज हमारे शहर के बड़े बड़े डॉक्टर्स जो है, IPS ऑफिसर जो बने, कल तुम्हारा वो मुस्तकबिल होगा, तुम्हारी ज़िंदगी बेहतर होंगी, तुम्हारी फैमिली लाइफ एक बहुत बेहतरीन और अच्छी गुजरेंगी। मेरी यही मैसेज है। और दूसरा मैसेज ये है कि मालेगांव शहर के अंदर अगर कोई समाजी खिदमत कर रहा है और कोई भी फील्ड से कोई अगर लगा हुआ है, उसको तनकीद का निशाना ना बनाए। तोहमत, बोहतान जहन्नम में जाने का सबसे बड़ा रास्ता है। अगर दो फरीक में से एक फरीक की बात आप सुन रहे हो, दूसरे की नहीं मालूम और आप उसके ऊपर गलत बयानी कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप गैर शरई अमल कर रहे हो। मैं कोई आलिम नहीं हूँ, मगर मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि कभी भी गलत फहमी, बदगुमानी, तोहमत का शिकार ना हो। भले किसी भी मामले की अच्छे तरीके से उसकी जो तो जांच करे, तफ्तीश करे, उसके बाद कोई कदम उठाए। तो आप अगर हमें अच्छा नहीं कह सकते तो बुरा भी मत कहिए, ये भी मेरी एक अपील है। जज़ाकुमुल्लाह खैरन निशानुल जज़ा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छे यार जवाब। दोस्तों देखिए, जिया मुस्कान जो है, इनका नाम मुस्कान जो इनके आगे लग गया, ये कहीं ना कहीं बहुत सही जगह है कि ये ऐसे गुमशुदा बच्चों को तलाश करके उनके वालिदैन तक पहुंचाते हैं। और जाहिर है कि वालिदैन के चेहरों पर मुस्कान ही आती है वो देखकर। तो बस आप लोगों से गुजारिश है कि ऐसा ही जज्बा अपने दिल में भी रखिए, और किसी के ख़िलाफ़ बदगुमानी दिल में पैदा होने से पहले उसकी अच्छी तरह से तफ्तीश कर लीजिए। और मैं ज़िया भाई को और उनके पूरे ग्रुप को, और शहर में जितने भी ऐसे ग्रुप हैं जो कहीं ना कहीं इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, ब्लड डोनेट के तौर पर कहिए, बच्चों की तलाश के तौर पर कहिए, जिस तरह से भी अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जैसे तैराकों का ग्रुप है, तो उन सबको आप उनका साथ दीजिए, उनकी हिम्मत बढ़ाइए। और इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी शख्सियत के साथ। तब तक के लिए अपने भाई अकरम खान को इजाज़त दीजिए। गुड बाय।